नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज का बजट स्पेशल शो बजट काउंटडाउन। और बजट आने में बस कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं और ये मौजूदा सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। जी हां, मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट है। इस बार वित्त मंत्री बजट में मिडिल क्लास को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं। जहां एक तरफ नौकरी पेशा वर्ग को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था को फिर से लागू किया जा सकता है, वहीं वित्त मंत्री इनकम टैक्स छूट सीमा भी बढ़ा सकते हैं। 2019 के चुनावों पर नजर रखते हुए सरकार कई और लोक लुभावन ऐलान कर सकती है। सरकार शेयरों की खरीद फरोख्त पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का फायदा लेने की अवधि भी बढ़ा सकती है। वित्त मंत्री क्या क्या ऐलान कर सकते हैं इस बजट में और उनके पास ऐसा करने की कितनी गुंजाइश होगी, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट वेद जैन और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। थोड़ी देर में हमारे साथ केआर चोकसी के एमडी देवेंद्र चोकसी भी जुड़ेंगे। वेद जी, आपका बहुत स्वागत है। और लक्ष्मण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर और टैक्स स्लैब बढ़ाने को लेकर काफी कुछ खबरें आ रही हैं। बताइए लक्ष्मण, सबसे पहले कि क्या कुछ इस बजट में हो सकता है, मिडिल क्लास को कैसा तोहफा मिल सकता है? देखिए, मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए दो अलग अलग विकल्प तलाशे जा रहे हैं जिनके जरिए उनको बड़ी राहत दी जा सके। एक जो बड़े विकल्प है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जिसको सरकार ने कारोबारी साल 2004-05 में ख़त्म कर दिया था, उसको फिर से लागू किया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये हुआ कि आपके इनकम टैक्स की देनदारी कितनी बनती है उसमें से एक तय रकम सरकार आपको छोड़ देगी, उसको छूट के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। ये जो शुरुआती प्रस्ताव है इसमें अलग अलग विकल्प है। मिसाल के तौर पे एक विकल्प ये देखा जा रहा है कि जो पहले स्लैब है, इनकम टैक्स से पहले स्लैब के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा जो है, छूट की रकम ज्यादा रखी जाए। दूसरे स्लैब में यानी 5 लाख से 10 लाख रुपए तक के स्लैब में स्टैंडर्ड डिडक्शन की रकम को थोड़ी सी कम कर दी जाए और 10 लाख से ऊपर वाले के लिए एक फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन रखा जाए। जैसा कि हमने देखा था कि 4-5 में खत्म होने से पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत आपको 5 लाख रुपए तक की आमदनी करने पर 30,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था, या फिर सैलरी का 40% जिसमें से जो कम होता था। 5 लाख से ऊपर वाले में 20,000 रुपये का फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता था। तो इस बार हो सकता है कि 2 के बजाय 3 स्लैब रखा जाए ताकि छोटे और नौकरी पेशा लोग जिनकी आय काफ़ी कम है या फिर मध्यम वर्ग के आय वाले के लोग हैं उनको राहत मिल सके। जी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन की घर वापसी हो सकती है। वेद जैन जी के पास चलते हैं। वेद जैन जी, आपके हिसाब से ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए आज की परिस्थितियों को देखते हुए? गौरव जी, देखिए इशू क्या है, आज की डेट में सरकार को एक थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाने की एक कंपल्शन है। जैसे आपने कहा कि ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है 2019 के इलेक्शन से पहले, तो इसलिए मिडिल क्लास को खुश रखना, टैक्स कलेक्ट करना भी दोनों चीजें जरूरत हैं। तो उसमें एक तरीका तो ये है कि थ्रेशोल्ड लिमिट सभी के लिए बढ़ा दी जाए। उसमें सरकार की चिंता ये रहती है कि नंबर ऑफ जो टैक्स पेयर हैं वो गिर जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर वाले बजट में सरकार ने थ्रेशोल्ड नहीं बढ़ाई, रेट को 10 से 5% कर दिया और 2,500 रुपए का रिबेट दे दिया, जिससे कि वो सीलिंग 3 लाख के 2.5 लाख से 3 लाख वाले की इनकम लगभग एग्जिम्पशन में पहुंच गई। तो इस पर सरकार क्या कर सकती है, या तो 3 लाख वाली थ्रेशोल्ड को बढ़ाए, 3 से 4 पे जाए, तो वो सभी को मिलती है छूट, उससे टैक्स पेयर भी कम होते हैं और सरकार का टैक्स रेवेन्यू भी गिरता है। अब एक बहुत वर्ग सैलरीड वर्ग है जिसको कि ये इस बात की सरकार से बड़ी ग्रीवेंस है कि 2004-05 वर्ष में उनको एक डिडक्शन मिलती थी और सैलरी जब आप इनकम करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है उस जॉब को करने में। आपको ज्यादा नहीं तो अपने ऑफिस से वहां जाना है, आपको ड्रेस पहननी है, वर्किंग करनी है, तो उसके नाम की कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी चाहिए। तो सरकार क्या इस बजट में कर सकती है कि वो एक ही चीज से 2 चीजों को हासिल करने की कोशिश करेगी कि एक तो ये कि इसकी एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दे। जैसे लक्ष्मण जी कह रहे थे कि 25,000 से 50,000 के बीच में ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ सकती है, डिपेंडिंग कि किसकी कितनी इनकम है। तो उससे क्या होगा, एक तो सरकार ये कह सकेगी देखिए हमने आपकी 3 लाख से जगह 3.5 लाख कर दी, थ्रेशोल्ड बढ़ा दी। दूसरी, ये एग्जम्पशन सभी को नहीं मिलेगी, सिर्फ सैलरी टैक्स पेयर को मिलेगी, तो जो बिजनेस कैटेगरी है उसको ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तीसरे, नंबर ऑफ टैक्स पेयर भी सरकार के इससे कम नहीं होंगे। और चौथा, सरकार का रिवेन्यू पे भी बहुत ज्यादा इस पे असर नहीं पड़ेगा। तो ये काफी उम्मीद की जा सकती है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन की फिगर इस बार आ जाए, री इंट्रोड्यूस कर दी जाए और सरकार ये कहे कि देखिए हमने सैलरीड क्लास लोगों का बड़ा ध्यान रखा है और उनके लिए हमने स्टैंडर्ड डिडक्शन स्पेशल आपको एग्जम्पशन दी है। ठीक है, इस बीच केआर चौकसी के एमडी
देवेंद्र चौकसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं देवेंद्र चौकसी जी आपके पास आऊं उससे पहले लक्ष्मण रॉय से एक और सवाल ले लेते हैं। लक्ष्मण रॉय, यहाँ पर वेद जैन जी भी उम्मीद जता रहे हैं कि बहुत उम्मीद है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन एक बार फिर से वापस आ जाए, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन ना आने के स्थिति में आपको लगता है सरकार के पास दूसरे विकल्प हैं लोगों को टैक्स में और छूट देने के लिए या उनको और राहत देने के लिए? वो विकल्प क्या हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने के भी प्रस्ताव आए थे सरकार के पास। उसमें 3 अलग अलग विकल्पों पर सरकार ने विचार भी किया। एक विकल्प ये जिस पर काफ़ी विचार हुआ वो ये है कि टैक्स छूट की सीमा, इनकम टैक्स छूट की सीमा जो है उसमें 30,000 रुपये बढ़ा दिया जाए, यानी जहाँ 2.5 लाख है उसे बढ़ाकर 2,80,000 रुपये कर दिया जाए। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वहाँ पर 3 लाख से बढ़ा के 3,30,000 रुपये कर दिया जाए। जो 80 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए 5 लाख से बढ़ा के 5,30,000 कर दिया जाए। कुछ सुझाव ये आए हैं कि 30,000 नहीं, एक मुश्त आप 50,000 बढ़ा दीजिए ताकि सुनने में अच्छा लगेगा। और चूंकि जैसा कि वेजन बता भी रहे थे कि अभी सरकार का आखिरी फुल बजट है, 2019 में चुनाव में जाना है, तो वहाँ पे 2.5 से 3 कर दिया जाए। इसी तरह सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी जाए। तो कुछ ऐसे भी विकल्प हैं। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है उस पर जो टैक्स छूट की सीमा है उसमें भी सरकार बढ़ोतरी कर सकती है। ये भी सरकार के पास एक विकल्प है। हालांकि इनमें से किसी विकल्प को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी भी हफ्ते 10 दिन बाकी है सरकार के पास इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए। मैं वेद जैन जी आपसे इससे जुड़ा सवाल एक लेना चाहता हूं। वेद जैन जी, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो और चाहे यहां पर जो दो तीन विकल्प यहां लक्ष्मण रॉय ने बताया, इनमें से कोई विकल्प सरकार अपनाए, दोनों ही स्थितियों में सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं अतिरिक्त बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर। और पहले ही रेवेन्यू क्रंच से जूझ रही है सरकार। इस अतिरिक्त रेवेन्यू को, इस अतिरिक्त बोझ को क्या लगता है आपको कि झेलने के लिए तैयार होगी? और कितना ये बोझ हो सकता है सरकारी खजाने पर अगर ये सरकार लाती इन दोनों में से कोई भी विकल्प अपनाती है तो? देखिए, सबसे बड़ी जो आपने बात कही वो एक सरकार के ऊपर इस समय बहुत भारी प्रेशर है रेवेन्यू कलेक्शन का, फिस्कल डेफिसिट का। क्योंकि इस बजट की एक चीज अलग से आएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस में सरकार अब की बार एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स को टिंकर नहीं कर पाएगी। तो वो कलेक्शन तो वही जीएसटी काउंसिल के थ्रू ही होंगी और उसके ऊपर कोई सरकार इस बजट में छेड़खानी नहीं कर सकती। सरकार के पास विकल्प क्या है आज की डेट में? एक कस्टम ड्यूटी या इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। और आपने देखा कि जीएसटी की फिगर जो कलेक्शन की है वो काफी गिरती जा रही है। तो सरकार को कहीं ना कहीं उस घाटे को पूरा करना है और साथ के साथ 2019-20 का जो इलेक्शन का बजट है उसको भी ध्यान में रखना है कि क्या किया जाए। तो उसके लिए जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित हैं सरकार के पास। तो सरकार खुश करने की कोशिश भी करेगी और ये भी कोशिश करेगी कहीं रेवेन्यू में बहुत ज्यादा डिक्लाइन नहीं आए। जैसे लक्ष्मण कह रहे थे कि ये हो सकता है कि 30,000 बढ़ा दिया जाए, कि वो 3 लाख 330 या 350 या 530 कर दी जाए सीनियर सिटीजन से वेरी सीनियर सिटीजन को देखते हुए। सरकार एक काम और भी कर सकती है कि आज की डेट में अब 5% के बाद सीधा स्लैब 20% का आता है आज की डेट में। अब 5 लाख रुपए तक की इनकम पे 5% टैक्स है और 5 लाख से 10 लाख पे एकदम 20% का टैक्स आता है। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये स्लैब का गैप बहुत वाइड है। तो ऐसी चर्चा भी है कि 3 स्लैब की जगह जो आज 5, 20 और 30 हैं उसकी जगह 4 स्लैब कर दी जाए, 5, 10, 20 और 30। तो उस सरकार में यह हो सकता है कि सरकार 4 लाख रुपए तक या 5 लाख रुपए तक 5% रख दे और 5 से 7 के बीच में सरकार 10% का स्लैब ले आए, और या 4 लाख तक 5% कर दे और 4 से 6 के बीच में 10% का स्लैब ले आए। तो वो कहीं ना कहीं टैक्स की भरपाई अपनी पूरी करके ले जाएगी। क्योंकि आज की डेट में जैसे कहा, कुल मिलाकर सरकार के लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बन गई है वेद जैन जी की। एक तो रेवेन्यू क्रंच है, रेवेन्यू बढ़ाना है, दूसरी तरफ मिडिल क्लास को तोहफा भी देना है क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट है। तो मैं देवेंद्र चौकसी के पास जाऊं इससे पहले, क्योंकि लक्ष्मण सत्ता के गलियारों में घूमते हैं। लक्ष्मण, ये बताइए, सरकार ये अतिरिक्त बोझ फिर भी क्यों उठाने को तैयार है? क्या कारण है आखिर इसके पीछे? देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये है कि जाहिर तौर पे 2019 में लोकसभा चुनाव में जाना है और छोटे जो मझोले जो उनके वर्ग हैं, चाहे नौकरी पेशा लोग हैं, उनको संतुष्ट करना, उनको एक बड़ा तोहफा देना सरकार की राजनीतिक मजबूरी है। क्योंकि अगर अभी कुछ आप नहीं दे पाए तो आपके पास फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने चुनावी वादा भी किया था कि हम टैक्स का बोझ आपके ऊपर कम करेंगे, वो बोझ आपने कोई ठोस तरीके से किया नहीं है। एक यहाँ पे चीज़ है। दूसरा, गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो वहाँ पर जीत सरकार भले ही गई हो, लेकिन वहाँ भी एक असंतोष किस पॉकेट में है सरकार को पता चल चुका है। उसको भी सरकार भरपाई करना चाहेगी। इसी वजह से कि सरकारी खजाने पर बोझ सरकार उठाना चाहेगी। अगर 2019 हम वापस आ जाते हैं तब हमारे पास रकम जुटाने के अलग अलग साधन होंगे, लेकिन जब नहीं आएंगे तो फिर क्या मतलब ऐसे फैसले लेने के। इसलिए सरकार मुझे लगता है कि जोखिम जरूर लेगी और कुछ न कुछ ठोस कदम उठा सकती है इनकम टैक्स छूट में राहत देने के लिए।
सही बात है, आएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे इन सब चीजों का। लेकिन देवेंद्र चौकसी साहब आपके पास आऊंगा। देवेंद्र चौकसी साहब, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि आम आदमी के पास थोड़ा बहुत पैसा बचने वाला है, थोड़ी बहुत सेविंग उसकी होने वाली है। तो इस चीज को बाजार कैसे देखेगा, और बाजार इस चीज को, चाहे वो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वापसी हो, चाहे टैक्स स्लैब में बदलाव हो और ज्यादा छूट हो, कैसे देखता है अगर होता है तो? तो गौरव, मैं एक चीज के ऊपर एक ज्यादा थोड़ा ध्यान इस हिसाब से दे रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट की तरफ ऑप्शंस क्या है नए टैक्स कलेक्ट करने के लिए, नए पैसे कलेक्ट करने के लिए। एक तरह से आप डायरेक्ट टैक्स के अंदर कुछ ट्विकिंग करो और वहां पे किसको डिस्प्लेस करो और टैक्स कलेक्ट करो। ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट नहीं करेगी क्योंकि उसमें ज्यादा कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरी तरफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के साथ में आई थिंक टैक्स कलेक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो एक संभावित पॉसिबिलिटी है, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देगी। बट सबसे ज्यादा ध्यान जो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट देगी उसके अंदर दे विल बी कलेक्टिंग मनी बाय वे ऑफ सेलिंग सम ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज एसेट्स, क्योंकि आई थिंक LIC जैसी कंपनी है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी जैसी कंपनी है, उनके अंदर ऑफर फॉर सेल करके आप फंड्स जुड़ते हो तो करीबन 75,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के आसपास का फंड्स आप रेज कर सकते हो मार्केट के अंदर से। एंड देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट ये फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये दोनों कंपनी को मार्केट के अंदर लेके आवे एंड फंड्स को उनके अंदर रेज करे। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑल्टरनेट वेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देगी, ना कि टैक्स कलेक्शन के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड जो है अगले साल के अंदर चेंज होने जा रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर कोई ज्यादा बदलाव गवर्नमेंट करेगी, और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर ऑलरेडी जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है तो वहां पे बदलाव करने की संभावना कम है। ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक सम ऑफ द आइटम्स वुड गेट कंसोलिडेटेड इनटू स्मॉलर रेट्स। So I think we are expecting more of a capital receipt coming in for the government vis-a-vis the revenue receipt, I think, for managing their deficits. ठीक है, LTCG पर भी सरकार विचार कर रही है, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन वेदजैन साहब, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स स्लैब, क्योंकि यहाँ पर खुद कह रहे हैं देवेंद्र चौकसी साहब की सरकार बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करने जा रही है, तो इन दोनों के अलावा क्या सरकार के पास एक विकल्प ये भी हो सकता है कि जो 80 फैमिली है, ATC, ATD, ATE, इनके जरिए लोगों को कुछ ज्यादा छूट दी जाए ताकि उनके पास पैसा बचे, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे दूसरी चीजें हो? देखिए, जैसे लक्ष्मण कह रहे थे कि एक तो जो मेडिकल इंश्योरेंस का जो क्लेम 80D में मिलता है, आज की डेट में उसकी थ्रेशोल्ड बढ़ाई जा सकती है, और एक और एग्जम्पशन मिलती है आज की डेट में सेक्शन 72 में, जिसे हम परक्विजिट के अंदर एग्जम्पशन देते हैं। मेडिकल रिइंबर्समेंट की 15,000 रुपए की जो छूट मिलती है, वो छूट भी 20 साल पुरानी हो गई। 98 में वो 15,000 रुपए की रखी गई थी। तो उसके बारे में भी बहुत चर्चा चल रही है कि इन्फ्लेशन होने के बाद वो 15,000 की जो एम्प्लॉय को छूट मिलती है मेडिकल रिइंबर्समेंट की, उसको बढ़ाया जाए। तो सरकार उसको भी सोच सकती है कि इसको बढ़ाया जाए, 15,000 रुपए बढ़ाने की। लेकिन जैसे चौकसी साहब कह रहे थे कि सरकार का साधन जुटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट को ज्यादा प्रोत्साहन देगी या टैक्स पे नहीं देगी, मेरा ऐसा मानना है कि ये संभव नहीं है, क्योंकि टैक्स GDP रेशियो का भी एक सरकार की चिंता रहती है। और जब भी बजट का कोई एनालिसिस किया जाता है तो उसमें वन टाइम जो कलेक्शन है उसके ऊपर इतनी अहमियत नहीं होती। ये ठीक है कि उससे फिस्कल डेफिसिट ठीक मेंटेन हो जाता है, लेकिन साथ साथ ये भी पूरा ध्यान किया जाता है कि आपका टैक्स कलेक्शन कितना आया। अब आप देखिए, सरकार ने 2017-18 का बजट पेश किया, उसमें उन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन दिखाई, 2 जगह से टैक्स की कलेक्शन दिखाई, डायरेक्ट टैक्सेस से इतनी और इनडायरेक्ट टैक्सेस से इतनी। और जब ये बजट बनाया गया था तो सरकार ने लगभग 7.5% का GDP लेके चले थे, और उसके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की दोनों की कैलकुलेशन की थी। अभी जो स्टैटिस्टिक्स रिलीज हुए हैं 4 या 5 दिन पहले, अब ये माना जा रहा है कि तो 6.5% की आएगी। तो वो भी एक चैलेंज आएगा। मुझे लगता है कि बजट में सरकार के ऊपर, जैसे लक्ष्मण कह रहे थे, इलेक्शन बजट होने की वजह से छूट तो देनी पड़ेगी, और सरकार को कहीं ना कहीं से दूसरे लेकिन क्या छूट होगी, किस रास्ते से सरकार छूट देगी, इस पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। ठीक है सर, यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बाजार के दिग्गज जानकार देवेंद्र चौकसी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में सरकार क्या कुछ अहम बदलाव कर सकती है, क्योंकि बाजार के कई दिग्गजों ने इसकी वकालत की है, और उससे बाजार पर क्या फर्क पड़ेगा, आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा, एक निवेशक पर क्या फर्क पड़ेगा, इसकी बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
और ब्रेक के बाद अब इस हिस्से में बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की, जिसको 1 साल से बढ़ाकर 3 साल तक के लिए किया जा सकता है। यानी आपको अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसको आपको 3 साल तक रखना होगा अगर आप टैक्स नहीं देना चाहते हैं, वरना आप पे उस पर टैक्स पड़ जाएगा, जो जिसकी अभी अवधि 1 साल है। मेरे साथ देवेंद्र चौकसी हैं, केआर चौकसी के एमडी। देवेंद्र चौकसी साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? इससे क्या फायदा आप देखते हैं? क्या असर होगा अगर सरकार बजट में यह बदलाव करती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की अवधि 1 साल की बजाय 3 साल अगर कर देती है या बढ़ा देती है तो? मेरे ख्याल से ये जो मार्केट के अंदर या मीडिया के अंदर ये जो एक कैंपेन सिस्टमेटिकली चल रहा है कि गवर्नमेंट टैक्स के लिए जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आई थिंक टैक्स कर देगी 1 साल के बियॉन्ड, या अदरवाइज 3 साल के बाद उनको आई थिंक फ्री मिलेगा कैपिटल गेन टैक्स। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कोई ज्यादा वजूद नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। इसका एक रीजन ऐसा है कि एक तरफ गवर्नमेंट को नए फंड्स लाने हैं सिस्टम के अंदर। ऑलरेडी आई थिंक ये प्रोसेस चालू हो चुका है। ओनली लेस देन 3% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज राइट नाउ इन्वेस्टिंग इन मार्केट, और आप टैक्स का इंसेंटिव देते हो, इसलिए लॉन्ग टर्म फंड्स सिस्टम में आने शुरू हुए हैं। नहीं तो आई थिंक मार्केट के अंदर ऑलरेडी फंड्स ब्लैक मनी के अंदर पैरेलल इकोनॉमी के हिसाब से चल रहे थे। तो एक तो सबसे पहले ये चीज समझनी जरूरी है कि इंडिया का जो टैक्स कंप्लायंस है, जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स है वो कम है, और उसको आप ये तरह से टैक्स करेंगे तो डेफिनेटली जो नए फंड सिस्टम में आने चाहिए वो नहीं आएंगे। और मैं नहीं मानता कि गवर्नमेंट ये स्टेज के अंदर कोई बदलाव लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए? देखें तो बहुत क्लियर आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाजार के कई दिग्गजों ने इसकी वकालत की है। वो कह रहे हैं इससे फ्रॉड कम होगा बाजार में और बाजार में निवेशक को ज्यादा फायदा होगा। तो मैं वही पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ कि फ्रॉड कहाँ हो रहा है। फ्रॉड पेनी स्टॉक के अंदर हो रहा है, फ्रॉड रेगुलर मार्केट के अंदर नहीं हो रहा है। जो पेनी स्टॉक्स है जिसके अंदर 50 करोड़ 100 करोड़ का मार्केट कैप है, वहां पे फ्रॉड हो रहा है। क्वाइट पॉसिबल कि गवर्नमेंट BSE 500 की बियॉन्ड जो कंपनी है उनके लिए 3 साल का कायदा लेके आवे, बट आई थिंक BSE 500 के अंदर जो कंपनी है उनके लिए कायदा 1 साल का जो है वही रहेगा। ऐसा क्वाइट पॉसिबिलिटी में गिन के चलता हूँ एज एन ऑल्टरनेटिव टू पेनलाइज द पेनी स्टॉक मूवमेंट। सो ये एक चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी बनता है, बट एक फंडामेंटल चीज के ऊपर ध्यान बिल्कुल देना जरूरी बनता है कि गवर्नमेंट इज ऑलरेडी कलेक्टिंग टैक्स। STT इज प्रोबेबली क्लीनेस्ट मोस्ट टैक्स, कि एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग STT, सो विच इज कमिंग डायरेक्टली इनटू द किटी ऑफ गवर्नमेंट, सो इट इज वेरी क्लीन रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। दूसरा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जब 1 साल के अंदर आप मुनाफा वसूल करते हो तो उसके ऊपर 15% आप टैक्स लेते हो, तो वो भी एक ऐसा आ रहा है। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स के बाद आता है तो 20% वहां पे भी गवर्नमेंट को मिलता है। तो मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स इन अ वेरी डिसेंट मैनर, दे विल नॉट प्रॉब्ली टच LTCG एट दिस। तो आपके हिसाब से सरकार को ये नहीं करना चाहिए, या सरकार के ऐसा करने की उम्मीदें बहुत कम है? चलिए, तो एक तरफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी तरफ टैक्स स्लैब में बदलाव, तीसरी तरफ 80 फैमिली में क्या कुछ चेंज हो सकते हैं, साथ ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अवधि में भी क्या बदलाव हो सकता है, इन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद अपने तीनों जो खास मेहमान है, जो तीनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इस बारे में और बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। तो बजट काउंटडाउन, बजट आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं और इसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, मिडिल क्लास को क्या तोहफा मिल सकता है, टैक्स स्लैब को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ये 2 अहम मुद्दे हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं। वे जैन साहब, आपको क्या लगता है सरकार का, क्योंकि आखिरी पूर्ण बजट है, इसके अलावा सरकार रेवेन्यू क्रंच से भी जूझ रही है, LTCG को लेकर भी सरकार के अंदर एक मंथन चल रहा है कि क्या किया जाए, तो क्या सरकार के लिए बेस्ट हो सकता है जो सरकार अपने लिए भी और एक मिडिल क्लास के लिए भी अच्छा कर सके? देखिए, सरकार के लिए, अगर देश के लिए आज की डेट में सोचें तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अहम मुद्दा है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना एक बहुत जरूरी है, और उसके लिए इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देना इस बजट में बहुत जरूरी होगा। और कैपिटल मार्केट अगर सरकार ने किसी तरह से डिस्टर्ब करी कैपिटल गेन के बारे में, तो ये एक इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से इफेक्ट कर सकता है। ये कहना तो बहुत आसान है, जैसे कि अभी चौकसी साहब भी कह रहे थे कि कैपिटल गेन टैक्स नहीं लाना चाहिए। इसके पीछे आपको एक मुद्दा समझना चाहिए कि वर्ष 2004-5 में जब कैपिटल गेन को एग्जम्प्ट किया गया था, उस समय वित्त मंत्री जी ने क्या कह के इसे एग्जम्प्ट किया था कि क्या वास्तव में आज की डेट में कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। अगर उस समय जो वित्त मंत्री की स्पीच है, इसमें पैरा 111 में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि मैं आज की डेट में कैपिटल गेन को हटा रहा हूं और उसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स से सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं।
और इससे क्या होगा कि जितना कैपिटल गेन पे टैक्स आता है उसकी जगह आपको अब सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता था, तो उसका इक्विवेलेंट उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एसटीटी में कैप्चर कर लिया, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30% लगता था, तो 20% का क्रेडिट देके 10% टैक्स रखा था। तो आज की डेट में ये मान के चलना, जैसे लोगों के मन में बड़ी धारणा है कि कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट नहीं है, उसका टैक्स आपको लग जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जो आप कैपिटल मार्केट से खरीदते हैं उस पर एसटीटी पे किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता, हालांकि हाँ सरकार का ये हो सकता है कि बहुत दिनों से सरकार की व्यवस्था है कि 1 साल के ऊपर कैपिटल गेन लगता है, तो हो सकता है कि पीरियड बढ़ा दिया जाए कि लॉन्ग टर्म को मानने के लिए कि 1 साल से 2 साल बढ़ा दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इस समय जो इकोनॉमिक स्थिति है जहां ग्रोथ 6.5% पे आ गई है, तो सरकार ये कोशिश कर सकती है कैपिटल मार्केट टैक्स करने की। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार बजट में क्या कुछ कर सकती है, बजट में क्या तोहफे मिल सकते हैं, बजट में टैक्स स्लैब और दूसरी चीजों को लेकर क्या कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में हम आपके सामने एक्सपर्ट्स का एक यहाँ पर पैनल लेकर आए थे जो अपने व्यूज आपको बता रहे थे। फिलहाल हमारे इस खास शो में बस इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।